नमस्कार, चक्कर सत्ता का और आप देख रहे हैं बड़ोदरा न्यूज मैगजीन वीएनएम, वडोदरा शहर का सबसे पहला न्यूज चैनल। और चक्कर सत्ता का लोकसभा चुनाव नजदीक है, बहुत नजदीक है। अब आज से गिने जाए तो 9 दिन बचे हैं और हमें एक अच्छा सांसद हमारे शहर से चुनकर भेजना है। ऐसे में शहर के 2 पूर्व सांसदों को आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं, जिनसे हम जानने की ये कोशिश करने वाले हैं कि सांसद आखिर होता क्या है। दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, जयाबेन ठक्कर। नमस्कार। 2 टर्म हमारे शहर में सांसद 3 टर्म सांसद रह चुकी है। 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा में भी वो कुछ वक्त के लिए इलेक्ट हुई थी। 13 महीना यानी कि करीब करीब 2.5 टर्म का उनको अनुभव है। इन दिनों टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा उसकी चेयरपर्सन है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रदेश की महामंत्री और उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा वक्त उन्होंने दिया है संगठन को मजबूत करने में, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को शहर में सुदृढ़ करने में जयाबेन ठक्कर का काफी बड़ा हाथ रहा है। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ है सत्यजीत सिंह गायकवाड़। नमस्कार। ये भी पूर्व सांसद रह चुके हैं। 1996 में छोटा सा कार्यकाल रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल को वडोदरा शहर कभी भुला नहीं सकता। साथ ही इंडियन यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रहे हैं 3 साल और काफी लोकप्रिय युवा नेता के रूप में कांग्रेस में उभर कर सामने आए थे। राष्ट्रीय स्तर के एथलीट भी हैं और वडोदरा शहर के लिए सत्यजीत सिंह गायकवाड़ एक बड़ा नाम और किसी से भी अनजाना नहीं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सांसद, क्योंकि शहर में सांसद का इलेक्शन है। वैसे लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो केंद्र का चुनाव माना जाता है, लेकिन आखिरकार चुनकर तो सांसद ही लाना होता है। ऐसे में मैं हमारे मतदाताओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस थोड़ी रहती है कि कैसा सांसद चुनकर लाना है, तो आज हम उनके सामने यही बातें करने वाले हैं कि आखिरकार सांसद होता क्या है, उसकी भूमिका क्या होती है, किस तरीके से संसद में आप लोग काम करते हैं। ये सारी चीजें हम दर्शकों के सामने रखने वाले हैं ताकि वो शायद अपने मन को क्लियर कर सके। सांसद, जयबेन, सांसद की भूमिका क्या होती, बेसिकली सांसद करता क्या है? सांसद की भूमिका 2 तरीके से होती है। एक तो चुने जाने के बाद संसद में जाना है, और संसद यानी सर्वोच्च हमारी संस्था है देश की, और वहाँ पूरे देश के आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य लक्षी, शैक्षणिक और सामरिक व्यवस्थाएं और समायोजनाएं भी संसद में करनी होती है। और पूरे नियम कानून और बंधारण के दायरे में रह कर के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर के हमें नीति, नियम और कायदे कानून बनाने होते हैं। तो एक तो हुई वो व्यवस्था जिसमें हमें अपने मत क्षेत्र में जो भी प्रश्न है वहां पहुंचाने लायक, यानी रेल है, रोड्स है, तो यहाँ की ऐसी समस्याएं हैं तो हमें वहां पहुंचाना है। जैसे ये चार आरओबीज हैं हमारे, तो मेरे समय में मैंने वहाँ रखा था कि वड़सर, हमारे बाजुआ वाला और ये लाल बाग वाला और दिनेश मिल वाला, जो भी है हमको ये मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। वो वहाँ की बात है, मुझे वहाँ रखनी चाहिए। मैंने रखी और आज बड़ौदा एंजॉय कर रहा है, उस सुविधा का उपभोग कर रहा है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है अपना मत क्षेत्र, जो कि चुने जाना मतलब पार्टी का आपके ऊपर विश्वास, एक तभी उम्मीदवार चुना बनाया जाता है। बाद में आता है कि हमें अपना दायित्व निभाना है। उसमें मैं मानती हूँ कि जैसे घर में पिता, पितामह और प्रपितामह, यानी पिता, दादा और परदादा, अगर उस घर में इतने बड़े लोग हैं तो घर के बच्चों को कुछ देखना नहीं पड़ता है। बिल्कुल है ना। तो हमारा भी दायित्व कुछ ऐसा है कि हम प्रजा के मतों से, उनके मन से, उनके मंतव्य से चुने जाते कि हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। तो फिर कुछ अपेक्षाएं भी है कि उनके सुख दुख में हम साथ रहें, उनकी हर एक बात को हम समझें, सुने पहले तो, और उसके लिए हमारी कार्य व्यवस्था, जैसे मैं अपनी बात करूं
तो मैं 3 जगह अपने कार्यालय रखती थी। एक तो दिल्ली में भी था, जी। जहाँ यहाँ से लोगों के प्रश्न आना, पूरे गुजरात में से भी लिखते थे, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ यहाँ से, क्योंकि अगर करजण का है तो भी मुझे लिखते थे, अहमदाबाद वाले भी लिखते थे कि जयबेन जरा ये उठाना, तो मैं संलग्न लोगों को साथ में लेकर के करती थी। जी। तो ये जो एक पहलू है। दूसरे यहाँ के हमें MPLAD माने जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके मत क्षेत्र को अच्छी तरह से संभाल सके और आर्थिक समायोजन करके वहाँ अपना फंड दे सके, इसलिए वो सांसद निधि कहा जाता है। जी। वो हमें अच्छी तरीके से एलोकेट करना है। मुश्किल मैं कहूँगी कि मेरे समय में, भाई सत्यजीत को भी मालूम है, हमारे समय में 1 करोड़ सांसद को उस वक्त एलोकेशन मिलता था। जी। अब मैं तो गांव-गांव घूमने लगी थी, तो मेरा 17-18 बैठकें हर रोज की, जहाँ जब भी बड़ौदा होती थी तब मैं जाती थी। तो आई बात सामने, सावली हमारा तालमंडल है, तो उसकी एक ओवरहेड टैंक 17 लाख की लागत उसकी थी। अच्छा, दूसरी 8 ऐसी ओवरहेड टैंक का मुझे लोगों ने दिया कि मुझे बनाना है आपको। अरे मुझे हुआ कि भैया 1 करोड़ में एक विधानसभा को मैं 17 लाख अगर दे सकती हूँ तो एक ही जगह में दे दूंगी, तो और गाँव को मैं क्या दूंगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि प्रधानमंत्री हमारे माननीय अटल जी, तो उस वक्त हमें हर मंगलवार को मिलना था, सभी सांसद, पूरे सभी सांसद वहाँ मिलते थे और अपने अपने क्षेत्र की जो भी दिक्कतें हैं वो उनको बताना होती थी। मैंने हाथ खड़ा करके कहा मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा फंड तो इतना है और ये मुश्किल सामने आई है कि 8 ओवरहेड टैंक्स अलग अलग जगहों से और एक नौवा ये बनाना है और हमारे पास 17 ही लाख एलोकेशन है, तो क्या करेंगे। मैं धन्यवाद आज भी करती हूँ, करना चाहूँगी कि उसमें से स्वजल धारा योजना अटल जी ने हल निकाला कि 90% हमारे हम देंगे और 10% आप वहाँ से स्थानिक रूप से खड़ा करो। अच्छा, तो सावली के लोगों को मैंने कहा भैया अब तो बड़ा सरल है। बोले हमने तो पूरा मांगा था। मैंने कहा नहीं, आपको मैं रोड वगैरह के लिए दूंगी, लेकिन आपको ये करना है कि 1,17,000 आप समायोजन करके मुझे यहाँ इकट्ठा करके दे दो और भेज दो वहाँ पर, तो आपकी वो टंकी वहाँ से बन जाएगी और मैं बाकी गाँवों को न्याय दे पाऊँगी। ये एक काम होता है। दूसरा, कार्यकर्ता को मैं ईश्वर की तरह मानती हूँ। क्यों कि और जो मतदाता है वो अगर मत देते हैं तो हम हैं, वो काम करते हैं तो हम हैं, इसलिए उनकी सुनवाई के लिए हर शनिवार अचूक यानी मिलती ही थी मैं लोगों को। शनिवार वैसे भी अगर नहीं कहेंगे तो है, वहाँ से जाना होता, संसद चालू होती तो आ जाते थे 9 से 2 बजे आपने तक। मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब एक ही सवाल में दे दिया है। यही मंजे हुए राजनेता होते हैं जो सामने वाले को पूछने का मौका नहीं देते हैं और अपनी सारी बात बता देते हैं। आप बहुत मंजी हुई राजनेता है, वो तो पूरा शहर जानता है। मैं सत्यजीत जी से भी पूछना चाहूंगी, सर आपके क्राइटेरिया क्या है? एक सांसद की भूमिका को आप किस रूप से देखते हैं? कैसी होनी चाहिए एक सांसद की भूमिका? देखो, सांसद की जो भूमिका है वो बेसिकली पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में है जी, और उसके संसदीय क्षेत्र में आने वाले केंद्र के जितने भी उद्योग हैं जी, या केंद्रीय पॉलिसी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकती हो, ऐसे पॉलिसी डिसीजन पे गौर करके लोगों की राय लेके वो पार्लियामेंट में उसको प्रदर्शित करना होता है। उसके साथ साथ जैसे अभी बताया कि MP लैड्स फंड होता है, MP लैड फंड में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन MP लैड फंड में ये होता है कि हमारा एक नाता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बनाए रखने के लिए हमें कुछ फंड दिया जाता है। उससे हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी त्रुटि है, जैसे जिला पंचायत, तालुका पंचायत, कॉर्पोरेशन में जहाँ भी त्रुटि है कि नेताओं को दिए हुए फंड में वो लोग कुछ काम नहीं कर पाते, तो सांसद करके अपनी एक साख जो होती है, लोगों का विश्वास होता है, वो कायम करने के लिए वो कार्यरत हो सकता है। लेकिन बेसिकली है जो सांसद का कार्यकाल है वो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं जब सांसद था तो लोगों को अगर मालूम पड़ता है कि ये सांसद काम करता है
तो लोग आपको रात को 1 बजे तक सोने नहीं देते, सुबह आप उठने से पहले आपके घर के दरवाजे पे लोग आ जाते हैं। सही है। तो चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे कॉरपोरेशन का काम हो, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर में जुड़ा हुआ लोगों का काम हो, वो लोग तुरंत लेके आते हैं। अच्छा, लोग ऐसे भी नहीं है कि काम निकला और नेता के पास आते हैं। वो जब नेता के पास आते हैं जब उनको मालूम होता है कि मेरा काम हो नहीं रहा, वो खुद प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने के बाद जब उनको लगता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, चाहे वो तकनीकी रीजन से हो, चाहे वो उसकी सोशल स्टेटस की वजह से हो, चाहे वो अधिकारी की बदतमीजी की वजह से हो, जब लोगों को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो वो नेताओं के पास आते हैं। हम वो कोशिश करते हैं, क्योंकि हर मतदाता हमको वोट करता है तो उसके हर मुश्किल को हल करने की हमारी एक तड़प रहती है, लेकिन हम सब जगह पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमें दिल्ली ज़्यादा रहना होता है, दिल्ली पॉलिसी डिसीजन में लेना होता है, संविधान के तौर पर जो डिस्कशंस होता है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो चाहे वो लेबर इशू हो, चाहे वो वर्कफोर्स का इशू हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्थानिक युवाओं को नौकरी देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना हो, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी आती है। तो इन सब की राय लेके, इन सब की जो संवैधानिक परंपरागत जो पॉलिसीज़ बनी है, उस पॉलिसीज़ को स्टडी करके हम उसमें कैसे आ सकते हैं वो लेके हमें सांसद जाना होता है। काफ़ी पढ़ना लिखना पड़ता है, काफ़ी कुछ अधिकारियों को मिलना पड़ता है। जब मैं सांसद था तो मुझे तो इतना नहीं मालूम था, पहली बार सांसद हुआ था, तो मुझे जो सिखाया गया तो मैक्सिमम केंद्र के जितने अधिकारी थे उन्होंने हर चीज़, हर पहलू पे मेरे को सिखाया और बहुत उत्साहित होकर सिखाया, बिकॉज क्योंकि मेरी उम्र ही तब 32 साल की थी। तो उनको लगा कि हम इनको सिखाए, और 99% जितने भी नेता, चाहे कैसे भी सीनियर हो जूनियर हो, नहीं मालूम पड़ता तो अधिकारीगण उनको सिखाते हैं, बताते हैं, और उस हिसाब से हम अपना कार्यकाल करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लोगों को भी ये जानकारी नहीं है कि क्या काम सांसद के अंतर्गत आते हैं, क्या वडोदरा महानगर पालिका कर सकती है, सब मिक्स हो जाता है। अभी सांसद की चुनाव है और बोर्ड शहर में लग रहे हैं कि पानी नहीं दोगे तो वोट नहीं आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मिक्स होती हैं चीजें। लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि क्या काम सांसद कर सकते हैं और क्या काम वडोदरा महानगर पालिका का है। मैं आपके माध्यम से आज जनता के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आता है तो हम किसी न किसी के नाम पे, चाहे पार्टी भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, हम किसी के किसी साथ खड़े होकर उसको वोट दे देते हैं। वोट देने के बाद हम कभी पूछने नहीं जाते कि वो काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, मेरे वार्ड के अंदर क्या प्लान कॉरपोरेशन ने बनाया है। आज जितने भी काउंसिलर्स हैं वो भी मिल के ये नहीं तय कर पाते हमें क्या करना है, क्योंकि बजट कम पड़ता है और राज्य और केंद्र के बजट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उस समय में बड़ौदा वासियों को बाहर से आए हुए IAS ऑफिसर जो कमिश्नर्स होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं, वो बड़ौदा का हित सोचते हैं, वो हमें बताते कि क्या करने से हमें फ़ायदा होगा। मुझे लोगों को ये बताना है कि राजनीति का नाम बदनाम हुआ है, लेकिन हर एक जागरूक नागरिक को RTI के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकाल में एक अधिकार दिया गया। वो कुछ भी बैठे बैठे 10 रुपए के स्टैंप लगा के अपने वार्ड में क्या चल रहा है, कितना बजट हुआ, MP ने कितना बजट दिया, लोग MLA ने कितना बजट दिया, काउंसिलर ने कितना बजट दिया, वो अपने घर में बैठे बैठे जान सकता है। और उसको उसने पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम रास्ते से इधर उधर जाते, कचरा देखते, ट्रैफिक व्यवस्था देख के हम गाली सीधा उठा के देते राजनेता को देते। बिल्कुल। तो राजनेता को गाली देंगे, हाँ आपका अधिकार है, आपने उनको व्यवस्था में बिठाया है, इस व्यवस्था को देखना राजनीति का काम है। लेकिन आज जैसे कॉरपोरेशन में 80,000 का वार्ड हो गया, आज लोकसभा का कार्यकाल 16,80,000 का हो गया, विधानसभा कार्यकाल 3 लाख का हो गया। तो एक राजनेता 3 लाख की बस्ती में पहुंच नहीं पाता। और जब तक कॉरपोरेशन, MLA और MP का कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक पार्टी के होने के बावजूद भी कई बार नहीं होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कई बार कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो राज्य से बजट नहीं आता, कई बार बजट आ जाता है तो टाइम निकल चुका होता है, और हमारे पास एक सेंट्रल पॉलिसी नहीं है। हम रोड बनाते हैं, उसके बाद गटर लाइन डालने के लिए फिर खुदाई होती है, क्योंकि गटर लाइन का बजट बाद में आता है, रोड का पहले आ जाता है। अब उसके लिए रुके तो जनता गाली देगी कि टूटा हुआ रोड है, उसको बनाओ। सो वी नीड टू ऑल्सो, हमें भी एक सेंट्रलाइज पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे
कैसे मकान बनना है, सोसाइटी कैसी बननी, रोड, रास्ते, ड्रेनेज, लाइट, जैसे विदेशों में होता है। हम करीबन 1500 करोड़ हर साल खर्चते हैं, क्योंकि हमारे अधिकारीगण बाहर जाके अच्छा सीख के आए, लेकिन हम सुधर नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी नेताओं की है, उतनी जिम्मेदारी मतदाताओं की भी है। उन्होंने हमसे सवाल पूछने चाहिए बार बार, बिल्कुल, और उनको राजनीति में दखल करना ही चाहिए, क्योंकि आप वोट देते हो तो आपको हमें सवाल करने का अधिकार है, बार बार करना चाहिए। वो होता नहीं है, क्योंकि फिर एक बार चुनाव खत्म हो जाता है, फुलार हो जाते नेता, पहले 2-3 महीने घूमते हैं, बाद में अपने कार्यकाल में लग जाते। तब जो मतदार होता है तो उसको सवाल करनी चाहिए कि इस साल तुमने क्या किया और अगले साल क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है। चुनाव आते हैं तभी नेताओं को मतदाता याद आते हैं, और मतदाताओं को भी नेता तभी याद आते हैं। 5 साल सिर्फ हम गाली देने में निकाल देते, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड हम तभी लगाते हैं जब चुनाव आते हैं कि हम वोट नहीं देने वाले हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनकी तो है, और इन दोनों ही पूर्व सांसदों ने अपनी अपनी जो उस असमंजस होती है वो शेयर की है कि किस तरीके के प्रोसेस से उन्हें भी गुजरना पड़ता है। उनकी भूमिका भी बिल्कुल आसान नहीं होती है। चलिए मैं और आपसे बात करूंगी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सबका मैं पहले स्वागत कर दूं। धीरज गोयल हमें देख रहे हैं, दीपक आयरे हमें देख रहे हैं, शकुंतला गोयल भी हमें देख रहे हैं, कल्पेश रावल हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने लिखा है नाइस प्रोग्राम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने कोशिश की है कि दोनों पूर्व सांसदों को हम बिठाएं और दोनों पार्टी के व्यू लें, और कितनी मुश्किल होती है ये भूमिका, ये आप तक पहुंचाए। जय सिंह देसाई उन्होंने लिखा है सत्यजीत गायकवाड़ना समयમાં खूब सारा कामो थया छे वडोदराમાં। जय सिंह देसाई ने लिखा है, नरेंद्र भरत व्यास उन्होंने लिखा है नरेंद्र मोदी साहेब कांग्रेस मुक्त भारतनी वातो करे छे પણ कांग्रेस युक्त भाजप થઈ ગઈ છે। कांग्रेसના ભ્રષ્ટ નેતાઓને અને ભ્રષ્ટાચાર નીતિને ભાજપે અપનાવી લીધી છે। सोच है आपकी। जय शाह भी हमें देख रहे हैं। जयसिंह देसाई ने और लिखा है सर आ बीजेपी वाला ने समझाओ कि गायकवाड़ साहेबे શું આપ્યું છે વડોદરાને અને આ બીજેપીએ બધું ખરાબ કરી નાખ્યું છે, જરા एक्सप्लेन करो। એનો જવાબ જયાબેન આપશે ચોક્કસ જ્યારે પૂછીશું। सपना एके हमें देख रही हैं। जय शाह ने लिखा है बालूभाई शुक्ल भी हो सके अगर आना चाहे और आ सके हम जरूर कोशिश करेंगे आपके सामने लेकर आए। जय सिंह देसाई सत्यजीत सिंह गायकवाड़ साहेब पूछो बीजेपी ने શું કર્યું તમારા પછી। सेजल राठवा में देख रही हैं। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। और पहले मैं अपने अपने सवाल ले लूं, मैं जो यहाँ जानने बैठी हूँ कि आखिर एक सांसद होता क्या है, उसके बाद आपके सवाल भी पूछे जाएंगे। मैम आपसे फिर से एक बार शुरू करेंगे। सांसद जो होता है उसका वो अपने प्रश्नों को दिल्ली ले जाता है, उनके शहर की, उनके निर्वाचन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उससे दिल्ली तक ले जाता है। वो मुझे जरा सा जानना था, क्योंकि वो हर एक नागरिक के लिए बहुत जानने वाली बात होती है कि संसद में जो सवाल उठाए जाते हैं क्या प्रोसीजर होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, वो प्रश्नों का पहले रखने होते हैं, कितने मिनिमम मैक्सिमम सवाल उठाए जा सकते हैं, कैसा होता है ये पूरा प्रोसेस संसद में सवाल उठाने का। देखो 2-3 प्रकार से हम अपनी बात वहाँ संसद में उठा सकते हैं। एक तो प्रश्नकाल पहले 1 घंटे का रहता है, उसमें भी हमें अपने जो प्रश्न है वह लिख करके देने पड़ते हैं। अच्छा। और वहाँ बैलेटिंग होता है जी। और उसके अंतर्गत जिसका भी नाम आए और जिसको भी चांस मिले उसका फिर उसमें एनरोल्ड हो जाता है। अच्छा। और प्रश्न क्या है। अच्छा। और हर दिन के हिसाब से, जैसे हर मंत्रालय के आज नाणा मंत्रालय से अगर है, आज हेल्थ से है, जी। ऐसे प्रश्न होते हैं और उसमें हमारा पूछा गया प्रश्न भी बैलेटिंग में आ जाता है तो हमें चांस मिलता है। तो पहले हमने ये प्रश्न को रखना है कि ये प्रश्न नंबर 201 मेरा है जी। तो मैंने रखा। तो मंत्री जी कहते हैं कि उसका जवाब मैंने दे दिया है जी। वो भी हमें एडवांस में मिल जाते हैं। अच्छा। ताकि हमें परिप्रश्न अगर करना है 1 या 2 कर सकते, उसके अलावा और नहीं कर सकते। ओके। तो हमको लगता है कि ये ठीक, अगर नहीं जवाब मिला है, हमें संतुष्ट नहीं है इससे, तो हम परिप्रश्न कर सकते हैं। अच्छा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। और वो क्वेश्चन जो है उसका जवाब हमें मिल जाता है। तो ये एक है। शून्यकाल होता है उसके बाद। तो शून्यकाल में भी हम अपने प्रश्नों को, जो हमें, जैसे हमारी एक व्यवस्था है, राज्य सरकार हमें जो बाकी रहे प्रश्न, अगले उससे आज तक के जो बाकी प्रश्न है, पड़तर प्रश्न जिसको कहते हैं,
उसकी हमें पूरी लिस्ट दे देते थे। तो हम वो लिख करके देते थे कि हमें इस प्रश्न पर भी आपसे उसका जवाब मांगना है जी। तो उसमें हम करते हैं तो उसका भी जवाब हमें बाकायदा मिल जाता है। सही है सत्यजीत जी, अक्सर ऐसा होता है कि शहर का सांसद पूरे 5 साल में 1, 2 या 3 बार सांसद में खड़ा होकर बोल रहा है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। लोकसभा में सांसद अक्सर सवाल उठाते हैं बाहर के बहुत सारे, और हमारे शहर के हम अक्सर वेट ही करते रहते हैं कि हमारे सांसद कब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े होने वाले हैं। तो ऐसा क्यों होता है? शहर के जो प्रश्न हैं वो क्यों कम उठते हैं संसद में? उसमें ऐसा होता है कि संसद में जब कोई भी विषय पे बहस होती है तो जो पार्टी के जितने सांसद होते हैं जी। उस प्रमाण में, उस परसेंटेज में उनके स्पीकर्स को बुलवाना होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी को दिया तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती हमारी तरफ से कौन बोलेगा, भाजपा डिसाइड करेगी हमारी तरफ से कौन, जनता पक्ष डिसाइड करेगा हमारी तरफ से कौन बोलेगा। उसमें आपका अगर नंबर आता है, आपकी पार्टी समझती है कि आप एक प्रभावित नेता हैं, तो वो पार्टी नाम देगी स्पीकर को कि भाई ये हमारी तरफ से बोलेंगे जी। तो उसी हिसाब से आपका नंबर लगता है। क्योंकि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है तो कांग्रेस में नेता लोग हैं, जैसे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी विरोध पक्ष के नेता भी थे, तो हमारे जैसे जब सांसद थे तो उनको सुनने के लिए वहां बैठते थे। तो जैसे एनडी तिवारी थे, एनडी तिवारी बहुत अच्छा बोलते थे। तो काफी ऐसे नेता हैं तो जब बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए हमारे जैसे युवा सांसद थे जो हम बैठते थे। मेरे समय में एक ऐसा प्रश्न उठा था, मैंने सवाल किया था जब बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर्स बड़ौदा से बॉम्बे शिफ्ट करना था। हमने उसके लिए प्रश्न डाला था, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उसकी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे। तो मेरा प्रश्न नहीं लिया, 2 बार नहीं लिया, 3 बार नहीं लिया, और यहाँ वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस शिफ्ट करने का चल रहा था। तो मैंने जैसे जयाबेन ने बताया 0 आवर्स में उसको उठाया और उसमें स्पीकर ने मेरे को ये नहीं दिया, तो फिर मैंने वेल में जाके अनशन किया। तो उसके बाद चिदम्बरम साहब को बुलाया गया और उन्होंने मुझे वहाँ अवगत कराया, आश्वासन दिया कि भाई नहीं, हम ये हेडक्वार्टर्स बड़ौदा से नहीं हटेंगे, जब मैं अनशन से उठा था। अच्छा। तो कई बार 0 आवर्स में ये प्रश्न होते हैं, सब अपनी अपनी उंगली उठाते हैं। जैसे आईपीसीएल में लैंड लूजर्स की जॉब का इशू था, तो उस वक्त देवेगौड़ा थे, उनको लैंड लूजर्स के बारे में, सन ऑफ द सॉइल्स के बारे में, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के बारे में वो इमोशनल थे। मैं नया था तो नहीं आ रहा था, तो एक बार मैंने जाके धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा कि सर मेरा ये प्रश्न है, ये आ नहीं रहा। तो उन्होंने स्पेशल मेंशन पे मुझे वो मेरी समस्या रखने का मौका दिया था। तब मैं फर्स्ट टाइम संसद में बोला था। तो ऐसे सारे प्रश्न होते हैं। कई बार सवाल जैसे इन्होंने कहा कि बैलेटिंग होता है, बैलेटिंग में यू हैव टू बी लकी। अगर आप लकी नहीं लगता है तो 0 आवर्स में उठा सकते हो, पर 0 आवर्स में उसी समस्याओं को तवज्जो दी जाती है जो हाईलाइट होते हैं। अच्छा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक्सीडेंट है, कोई होनारत हुई है, लोग मरे हैं, ऐसी कोई भयंकर घटना घटी हो तो 0 आवर्स में उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। और भी कई प्रश्न होते हैं जो इट डिपेंड्स कौन सा सांसद कितना एक्टिव है अपनी पार्टी में, उसका वजन कितना है, तो इस हिसाब से वो सवाल उठा। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ लोगों के बीच में जो कश्मकश करते हैं, लेकिन वहाँ जाके अपनी पार्टी में, वहाँ जाके सांसद भवन में भी अपने आप को उस ढांचे में डालने के लिए हमें बहुत ज्यादा कश्मकश करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अनशन पे सिर्फ आपको बैठना पड़ता है, आपकी मांगे पूरी करवाने के लिए, आपकी मांगे पूरी वहां करवाने के लिए इनको भी अनशन पे बैठना पड़ता है। ये बात आज हमारे सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर संसद में कभी कभी पूरा संसद भरा हुआ रहता है और कभी कभी जो सांसद होते हैं बहुत कम रहते हैं। मेरा एक सवाल है कि कब सांसद पूरे सारी सीटें भरी होती है, कभी बड़ा जब इशू रखने वाला होता है तब तो सारे सांसद भरे हुए रहते हैं, बाकी अक्सर लोकसभा की जो सीटें हैं खाली दिखती हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि कोई बड़ा मसला आने वाला होता है तब पार्टी कहती है कि आपको 100% अटेंडेंस दिखानी है? वो 2 तरीके से होता है। एक तो सुबह जब शुरुआत होती है और प्रश्नकाल होता है, उस वक्त पूरा भरा हुआ सांसद का हॉल होता है। देन प्रश्न आने हैं, जिसके भी आने हैं, 0 ओवर में आने हैं, जैसे स्पेशल मेंशन वगैरह आप दिया हुआ जिसने है, तो वो तो, और जैसे सीखने वाले जानने वाले लोग हैं, जैसे मैं हमेशा ये करती थी कि वहाँ हाजिरी मेरी ज़्यादा रहती थी। कारण एक ही था कि हमें अपने प्रश्न उठाने इंतजार करना है। वो समय भी आप बाहर जाओ और बैठो, उससे अच्छा है कि अनेक चीज़ों को आपके सामने लाया जाता है
अपने अपने क्षेत्र की होती है, स्टेट्स की होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सामान्य से जुड़ी बातें होती हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं ज्यादातर बैठी रहती थी। अच्छा। फिर ये होता है कि जैसे शुक्रवार हो, जाने की सबको जल्दी वापसी होती है है, घर। और उस दिन ऐसा है कि जो संसदीय कार्यकाल के उसमें बहुत ऐसे ज्यादा अहमियत ना हो, ऐसे उन विषयों को रखने के लिए समय दिया जाता है। तो ऐसे ही लोग बैठते हैं कि मुझे यहाँ अपनी बात रखनी है, फिर निकल जाते हैं 2-3 दिन। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और मेरा एक सवाल इसी के संलग्न है कि ऐसा कुछ होता है कि इतनी मिनिमम हाजिरी होनी चाहिए, जैसे स्कूल में होता है 80% हाजिरी ना आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वैसा आज तक तो हुआ नहीं है। हाँ। काफी कुछ सांसद हैं जो सिर्फ बाहर सिग्नेचर करके निकल जाते हैं, अंदर कभी आते ही नहीं। अच्छा। काफी कुछ होते हैं वहाँ अंदर भी नहीं आते और बाहर सिग्नेचर भी नहीं करते। तो आपकी अटेंडेंस के हिसाब से आपको भत्ता मिलता है। अच्छा। आपकी सैलरी मिलती है आपके अटेंडेंस के हिसाब से। लॉट ऑफ पीपल, काफी लोग हैं जो इनकी परवाह नहीं करते। लेकिन ये बात जरूर है कि सांसद में एक ही चीज ऐसी है, जो बजट सेशन जब होता है, हर सांसद को अपना मेडन स्पीच उसमें देने का एक मौका मिलता है। अच्छा। हर सांसद बजट के वक्त अपना बजट को लेके एक रोल अदा करने के लिए मिलता है। तो मैं करीबन 3 दिन और रात 24/7 सांसद चलती है। तो 3 दिन और रात में मेरे इसका वेट करता था, क्योंकि काफी सांसद चले जाते हैं तो स्किप हो जाता है, तो कहीं आपका नंबर आता है। लेकिन मेरे को 4 दिन लगे थे, दिन और रात में सांसद छोड़ा नहीं था, वहीं बैठा रहा था। और काफी लोग आते जाते थे, मैं भी बीच में चले जाता था। लेकिन एक आदमी को मैंने देखा, वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। अच्छा। 4 दिन उनका प्रश्न नहीं था, लेकिन 4 दिन वो वहां बैठ के सबको सुन रहे थे। और उनकी एज क्या थी? तो मुझे तब बहुत फक्र महसूस हुआ था कि ऐसे भी लोग हैं इस देश में, कि वो तो आंदोलनकारी नेता रहे हैं, इतना पेशेंस रखे, दिन रात बैठ के हम सबको सुन रहे थे। तो ऐसा होता है, एक बजट सेशन होता है हर साल में, जब हर सांसद अपना पक्ष रखता है। दूसरा रेलवे बजट भी ऐसा होता है। अच्छा। जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक सांसद अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, यानी ट्रेन ज्यादा देना, स्टॉपेज देना, ये उस जैसे मैंने कहा ना, रेल आरोपी, एयरपोर्ट भी इसमें आ जाता है। हाँ, वो सब इसी में आता है। तो इसके लिए भी लोग इंतजार करते हुए कि अपने और अगर समाप्त समय हो जाता है तो लिखित रूप में देने के लिए भी चांस दिया जाता है। और ये सभी लोग लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही अहम प्रश्न रहता है कि आपने हमारे लिए, क्षेत्र के लिए क्या किया। सही बात है। तो इसका जवाब ये है, आज मैं लिखित रूप में भी दिखा सकती हूँ अपने लोगों को कि हाँ, मैंने ये प्रश्न अपने चारों ओवरब्रिज के उठाए हुए हैं, लिखित रूप में है मेरे पास, तो आई कैन शो देम। जी बिल्कुल। तो यही काम है कि हमें करना है। और दूसरा बहुत अच्छा, आपने एक प्रश्न बीच में उठाया था, भाई को पूछा था, लेकिन ये हमेशा हर एक सांसद को ये प्रश्न बार बार सामने आता है। जैसे मैं पहली बार लड़ रही थी 1998 में, तो उस वक्त हमारी ये जो तरसाली है, उसकी 8 ऐसी सोसाइटियाँ जिनको ऐसा लगता था कि ना कॉरपोरेटर ध्यान देता है, ना हमारा विधायक ध्यान देता है, ना सांसद ने ध्यान दिया, तो हम नो रोड नो वोट्स। अच्छा, तो मैं तो गई, पहली बार लड़ रही थी, मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बोले नहीं, हम नहीं वोट देंगे, मतलब नहीं देंगे। मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन मैं आपसे बात तो करके ही जाऊंगी। बिल्कुल। वोट नहीं देना है, मत देना। और 7-8 हजार के वोटिंग में हमको सिर्फ 700 वोट मिले। लेकिन देखो, मैं माँ हूं ना, वैसे दादी भी हूं, तो पहला एलोकेशन मैंने उनको दिया। जैसे फर्स्ट एलोकेशन मेरा MP LAD का आया, मैं सीधा इनके पास गई। तो उनको लगता था कि अरे जया मैंने तो जीत गई, तो अब तो हमें तो हमारे सामने देखेंगी ही नहीं ना, क्यों आएगी वो। हमने बिल्कुल उनको उस दिन तो घुसने नहीं दिया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, इट्स ओके। माँ होती है जो एक बच्चा रुष्ट होकर के एक कोने में खड़ा है, तो कहेवत छे एम के छोरू का छोरू थाय पर मावतर का माता ना थाय, तो उसको बुला करके पूछते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम है। और मैं आज चुनकर के आई हूँ, तो मेरा दायित्व है, और मैंने फर्स्ट एलोकेशन उनको दिया।
कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की अब देश में कमी होती जा रही है जो वोट के लिए नहीं लेकिन लोगों का काम करने के लिए बने हुए होते हैं। और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पराग शाह ने लिखा है एमपी लाड पेवर ब्लॉक माटे होय बड़ी घनी बड़ी वस्तुओं माटे होय। दिनेश पवार ने लिखा है नाइस स्पीच सर, वन टाइम योर सर्विस रिक्वायर्ड। हितेन मकवाना ने लिखा है एक बार फिर सत्यजीत सिंह की जरूरत है बड़ोदरा को। आपके काफी फैंस है सर यहाँ। हर्षिल पंचाल उन्होंने लिखा है प्लीज ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इन ओपन प्लेस एंड इनवाइट बरोडियन टू आस्क क्वेश्चंस टू द लीडर्स। हर्षिल जी, काफी सारी डिबेट्स वडोदरा शहर में ऐसी होती है जहां सवाल शायद कम पूछे जाते हैं और हो हल्ला ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए हम शांति से बैठकर अपनी बातें, इनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका सुझाव है, हम जरूर इस पर सोचेंगे और एक ऐसी ओपन डिबेट रखने की कोशिश भी हम जरूर करेंगे वीएनएम की ओर से। चंद्रेश पंचाल ने लिखा है दिस 2 MPs वर लॉस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। इसीलिए आज हम यहाँ लेकर आए हैं, शायद ये कहीं और गुम ना हो जाए, इसलिए आज वीएनएम के मंच पर ये बैठे हैं। वीरेंद्र राय हमें देख रहे हैं, स्वागत है सर जी। ભરત વ્યાસ, શું 5 જ વર્ષ સેવા કરે અને સાંસદને લાઈફ ટાઈમ પેન્શન મળે એ યોગ્ય છે? આ સવાલ કદાચ મારે દેશની સત્તાને પૂછવો પડશે। ધવલસિંહ રાઠોડ ने लिखा है गुड। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब हमें देखते हैं तभी हमें इंस्पिरेशन मिलती है अच्छी चीज़ें करने की। चलिए सांसद की ग्रांट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सत्यजीत सिंह, कि ग्रांट कैसे मिलती है, कैसे यूज होती है, किन कार्यों में यूज होती है, और अगर यूज नहीं होती है तो उन ग्रांट का क्या होता है? यूज जो ग्रांट नहीं होती वो ग्रांट लैप्स हो जाती है जी। हर साल की ग्रांट है, उसके फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है बेसिकली अप्रैल टू मार्च, जनवरी टू दिसंबर, तो एक फाइनेंशियल प्रक्रिया होती राज्य सरकार का बजट होता है, केंद्र सरकार से ये ग्रांट एमपी के नाम पे आती है और हर एमपी के नाम पे आने वाली ग्रांट वो राज्य सरकार से कलेक्टर की तरफ आती है। तो हम जो भी हमारी जो एरिया में हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं इधर ये नहीं है, उधर वो नहीं है, किधर हैंडपम्प का है, किधर छोटे मोटे रस्तों का है। तो ऐसे काम हम हमारे लेटर पैड पे इस पे लिख के हम कलेक्टर साहब को देते हैं और वो फिर वो जिला पंचायत टीडीओ साहब होते हैं, अगर जिला काम है तो जिला पंचायत में जाती है, अगर कॉर्पोरेशन सिटी का काम है तो वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास जाती है और फिर उसका वो प्लान एस्टिमेट निकालते हैं। वो एस्टिमेट निकालने के बाद अगर हमने बोला है कि इस काम को हमने 3 लाख रुपया अलॉट किया है तो कमिश्नर उसका प्लान वो जगह का सर्वे करवा के उस चीज़ का प्लान एस्टिमेट निकालते हैं। वो प्लान एस्टिमेट निकलने के बाद वो तय करता है कि काम 3 लाख में होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होने वाला है तो हमको कहेगा कि भाई इसमें आप ज़्यादा का लेटर हम लिख के दो, तो फिर हम 5 लाख का लेटर लिख के देते। तो 4.5-5 लाख में वो जैसे काम होता है तो उसका टेंडर प्रक्रिया होती है। टेंडर प्रक्रिया होने के बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसको जाके इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट होने के बाद कई बार तो वहाँ सांसद अपना बोर्ड लगाते हैं, कहीं कहीं नहीं लगाते। मैं था जब मैंने कभी नहीं लगाया क्योंकि मैं ये समझता था ये लोगों का पैसा है, मेरा नहीं है, तो मेरा नाम नहीं लगना चाहिए। मैंने कभी मेरा नाम नहीं लगाया, मेरे जितने भी काम किए कभी नहीं लगाया। तो ये प्रक्रिया बेसिकली होती है। अगर जिला पंचायत की प्रक्रिया होती है तो डीडीओ के पास जाती है और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम, बहुत ही अच्छी सिस्टम है जिसमें किधर भी सांसद का डायरेक्ट किसी एजेंसी के साथ लेन देन नहीं होता। एजेंसी कौन है हमें मालूम भी नहीं होता। वो डायरेक्ट टेंडर प्रक्रिया, पूरा प्रशासन इसमें जुड़ा हुआ रहता है। पूरा प्रशासन इस पे जुड़ा हुआ है। और ये एमपी लैड्स ग्रांट जो है मेरे को 1 करोड़ की थी, जयाबेन ने जैसे बताया हमारे वक्त 1 करोड़ की थी, लेकिन वाघोड़िया की 56 गांव की जूत पानी पुरोठा योजना थी, पादरा की 36 गांव की जूत पानी पुरोठा योजना थी। तो उस वक्त में मेरा लक अच्छा था कि मधु दंडवते साहब प्लानिंग कमीशन चेयरमैन थे, तो उनसे मैंने बात करके रिक्वेस्ट की कि ये योजनाएं हमारे यहाँ करीबन 15-15 साल से अलिप्त थी। तो उन्होंने मेरे को 7.5 करोड़ की वो ग्रांट स्पेशल सैंक्शन में, जैसे जयाबेन ने बताया, जल संचय स्कीम के अंदर उन्होंने दी थी और हम ये कर पाए थे। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम 2 को खुश करते हैं और 10 को नाराज करते हैं। तो ये एमपी लैड्स का ऐसा है कि ये ऐसा लड्डू है, खाओ तो भी पेट दुखे, नहीं खाओ तो भी पेट दुखे। तो इसका एक है, लेकिन ये एमपी लैड्स के माध्यम से हम जनता के बीच में हमको जाने का एक मौका मिलता है। कुछ काम करके, कुछ काम हम अगर करते हैं तो जनता की उम्मीदों पे उनको एक आश्वासन मिलता है कि हम उनकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया, आज ये चर्चा का विषय रखा है कि एमपी का रोल क्या है, तो एमपी का रोल लोकल डेवलपमेंट में नहीं होता। एमपी का रोल होता है केंद्र की पॉलिसी में अपने विभाग का
उच्चतर स्तर कैसा लाना, उस पॉलिसी में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमारे शहर का जनजीवन कैसे सुधार सकते हैं केंद्र की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करके, वो एक्चुअली सांसद का काम होता है। हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है व्हाट ऑल वर्क्स कम अंडर एमपी ग्रांट। अजय बहन, अब आपसे पूछ लेते हैं, ग्रांट के अंडर ऐसे क्या काम आते हैं? आप बहुत लंबे अरसे तक वडोदरा शहर की सांसद रही, आपके कार्यकाल में ऐसे क्या काम हुए जो वडोदरा शहर को फायदेमंद साबित हुए हो? ऐसा है, जैसे मैंने कहा ओवरहेड टैंक्स के लिए दे सकते हैं। मैं उसमें एक बड़ा अच्छा काम करती थी, मैं कहना चाहूँगी, उसको शेयर करना चाहूँगी। गांव में जैसे मैं अगर जाती थी तो पूरे गांव को पंचायत में इकट्ठा करती थी। बहनें भी आ जाए, युवा भी आ जाए, वडील भी आ जाए, सरपंच और चुने हुए सारे पंच भी आ जाए, और फिर मैं उनको कहती थी कि भैया देखो, आप और तालुका मंडल से और जिला से चुने हुए लोग, मेरा ये रहता था कि सबको साथ में लेकर के वो वेल इन एडवांस कह के मीटिंग वो रखती थी मैं। तो फिर मैं कहती थी कि भाई देखो, तालुका पंचायत का सदस्य भी अपने पास है, जिला परिषद का भी है, और मैं भी हूँ, और विधायक भी जो है उनको हम बता देंगे। तो आप ये तय करो कि आपके गाँव में क्या क्या काम करने हैं। तो युवा बच्चे कहते थे, जयवेन हमारा ये जो ग्राउंड है खेलने का, उसकी बाउंड्री बना दो। फिर जो स्कूल वाले थे वो कहते हमें 2 रूम्स बना के दे दो। आंगनवाड़ी के लोग कहते थे हमें रूम्स बना के दे दो। महिलाएं कहती सब बात बाजू में, हमारी बात पहले सुनो। पानी की व्यवस्था नहीं है, मुश्किल बहुत पड़ रही है, आप तो ओवरहेड टैंक का पहले करो। फिर मैं सारी बात उन सब के बीच रखती थी। मैंने कहा देखो, मैं फंड ज़्यादा दे सकती, उस वक्त हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए हम दे सकते थे, 1 करोड़ में 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो 5 लाख मैंने दिया। तो उस हिसाब से सोचो। और दूसरी बात मैं गांव वालों को ये भी कहती थी कि तुम्हारा गांव विकसित हो रहा है, और सोसाइटीज भी बन रही है, कहीं कहीं गौशाला है, ये है, तो आप ये सोच करके उसको अच्छी तरह से जीतना चाहिए अगले 10-15 वर्षों में, उस प्रकार से प्लान बनाओ और मुझे कहो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एमएलए को मैं कहती थी भैया तुम भी अपना काम ले लो। तो रोड्स के लिए दे सकते हैं, फिर गटर लाइन के लिए दे सकते हैं, पानी की पाइपलाइन के लिए दे सकते हैं। इस तरह अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आप पैसा दे सकते हैं। छोटे गांव में तो मैंने गटर लाइन पादरा के मंडल में तो डलवा ही दी थी, क्योंकि वो 2.5-3 लाख में हो जाता था। तो मैंने पहले उन लोगों को व्यवस्थित कह करके पहले ये कराओ, फिर पानी की व्यवस्था, ताकि सारी चीजें आपको एक के बाद एक हर साल में दे सको। अभी इसमें इजाफा हुआ है जी। कि अभी केंद्र सरकार ने एमपी लेड स्कीम्स में 5 करोड़ तो किया ही है, लेकिन एजुकेशनल एनजीओज, फिर मूक बधिर एनजीओज, सब चीजों फिर को ध्यान में रखा है। डिसेबिलिटीज के ऊपर जितने भी एनजीओज है, एजुकेशन सिस्टम्स है, वो एनजीओज को भी फंड देने का प्रावधान रखा गया है कि देना ही देना है। ये इजाफा हुआ है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब 2 पूर्व सांसद मेरे साथ है, वडोदरा शहर के सत्यजीत सिंह गायकवाड़ और जयाबेन ठक्कर, और उनसे हम जान रहे हैं कि सांसद आखिरकार होता क्या है, क्योंकि वडोदरा शहर को अब सांसद चुनना है 23 अप्रैल को। ऐसे में सांसद आखिर करता क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब सांसद से हट के थोड़ा राजनीति पे आते हैं। गायकवाड़ जी, आपको लगता है कि मैं जयाबेन की बात तो नहीं कर सकती, उस वक्त मोदी मैजिक नहीं था, लेकिन अभी सांसद चुनने की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेताओं को देखकर होती है, क्यों राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सांसद का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है और सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं के मुखौटे आगे लगाकर? हमने एक रैली देखी थी, उसमें तो कटआउट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं के थे। तो ऐसा होता है, सांसद पीछे छूटता जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसे होते जा रहा है, क्योंकि मल्टीमीडिया और मीडिया हाइप ने लोगों के जो इमेज है, इम्प्रेशंस है, उस पर इतना हावी हो रही है कि लोग उस व्यक्ति को रूबरू देखना नहीं चाहते, उस व्यक्ति के बारे में मीडिया से जान के उस पर प्रतिक्रिया लोग देने लगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त आपकी बारी अटल बिहारी था। तो जब नरेंद्र मोदी आए थे, जब क्योंकि इस देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया और कंटिन्यूस कांग्रेस की सरकार चलने के वजह से एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है। तो उस एंटी एस्टेब्लिशमेंट को अगर एक कोई फेस दिखता है तो फिर वो फेस
उसको बना लेते हैं और उसके नाम पर फिर वो वोट मांगा जाता है, क्योंकि केंद्र में लोग चाहते हैं कि उसको जिताना है, केंद्र में लोग चाहते हैं इसको जिताना है। हाँ, पहले के कार्यकाल में थे, ऐसा था कि एक एमएलए 10 साल एमएलए होने के बाद उसको सांसद एक पूरा प्रोसेस होता था पहले, सांसद का चुनाव लड़ता था, तो जनता उसको नक्शिक से जानती थी, वो जनता को जनता के प्राण प्रश्नों को जानता था। अब मीडिया ने इतना टेक ओवर कर लिया है कि नेताओं को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि मल्टीमीडिया के माध्यम से, जैसे मोदी जी को जिताना है, ठीक है, या राहुल जी को जिताना है, तो जो राहुल जी के नाम पे उसको वोट करेंगे, अगर वो सांसद उनके अपेक्षा में खरा नहीं उतरा तो लोग गाली उसको नहीं देंगे, गाली ऊपर वाले नेता को ही देंगे। आप क्या मानती है, अब चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये जैसे सत्यजीत भाई ने बताया ना कि एक तो पार्टी की अपनी भी एक व्यवस्था होती है ना। जैसे इन्होंने कहा कि राहुल जी उनके नेता है तो उनके नाम पर ही स्वाभाविक कैंपेन उस प्रकार से होगा। मोदी जी ने जिस प्रकार से इतने 55 महीनों में जो काम किया है ना, तो और उसके हिसाब से उनका जो रुतबा बढ़ा या हृदय में स्थान हुआ लोगों का, तो स्वाभाविक रूप पर एक पॉलिटिकल डिसीजन लेने की जो पावर है और शक्ति है मन की, उसके आधार पर ये लोग भी तय करेंगे कि हाँ हमें जिताना है। तो ये व्यवस्थाओं के तौर पर और जो समय के अनुकूल जो बनता है ज़रूरतें, उसके हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सबका स्वागत है। रेखा अग्रवाल हमें देख रही हैं, भरत भट्ट भी हमें देख रहे हैं, पूनम देसाई दुबे, उन्होंने लिखा है बोथ दिस गेस्ट आर ग्रेट इंडिविजुअल्स एंड वेर डिजर्विंग एमपीज। ये पूरा वडोदरा शहर जानता है। मौलिक बुच, उन्होंने लिखा इफ वी फोकस अर्बन एरिया व्हाट कम्स अंडर ग्रांट, ये हम जरूर पूछेंगे। चंद्रेश पंचाल ने फिर एक बार लिखा है इफ यू हैव रिसीव्ड अ टिकट फॉर एन एमपी फ्रॉम बोथ ऑफ योर पार्टी देन हाउ मच यू वुड गेट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द पब्लिक। ये जनता शायद बेटर बता सकती हैं। नहीं, सही बात, अच्छा पूछा है। अच्छा पूछा है जी, अच्छा पूछा है। एनी स्पेशल एलोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, काफ़ी सारे और कमेंट्स हैं। गुड मूव, अप्रिशिएबल। श्वेता मेहता, उन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक एंड दिस टू वैल्यूएबल लीडर्स। चलिए हम, जया मैडम गेव डिप्लोमेटिक आंसर ऑन लास्ट क्वेश्चन, श्वेता मेहता ने ये लिखा है। खैर राजनेता हैं तो डिप्लोमेटिक आंसर थोड़े बहुत तो आने ही आने हैं। चलिए अब हम थोड़े राजनीति से जुड़े सवाल इनसे कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की राजनीति, और कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। मैं दोनों से ये सवाल बारी बारी पूछूंगी, कौन सी विचारधारा आखिर देश को आगे ले जा सकती है? देखो, कांग्रेस ने हमेशा इस देश के गरीब को सामने रख के अपनी नीतियां बनाई। भारतीय जनता पार्टी को मैं 1996 से देख रहा हूँ, तब भी राम जन्मभूमि के नाम पे वोट मांगे थे। उसके बाद इनकी मेजोरिटी सरकार आई, फिर भी मंदिर नहीं बनाया। आज इनके पास सिर्फ एक मुद्दा इन्होंने लाया है, वो है कि हम 1 लाख रुपए की लोन किसान को ब्याज मुक्त देंगे। आज किसान मर रहा है। डिमोनेटाइजेशन के बाद किसान के पास लिक्विडिटी खत्म है। 85% रूरल विलेजेस के अंदर बैंक्स नहीं है। 96% गांव के अंदर इंटरनेट नहीं है। और मोदी जी कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं। ये देश जो 70% अपने खेती के ऊपर अवलंबित है, इस देश की इकोनॉमी कैशलेस से नहीं बन सकती। इस देश की इकोनॉमी सपोर्ट सिस्टम, प्राइस मैकेनिज्म जब तक किसानों को नहीं दिया जाता, इस देश के शिक्षित नवयुवाओं के लिए नौकरी के प्रावधान नहीं दिए जाते, तब तक नहीं होता। 5 साल के कार्यकाल के पहले इन्होंने जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि 2.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में कम हो गए। यानी जो लोग नौकरी पे थे उनको 2.5 करोड़ लोगों को निकाल दिया गया। 2 करोड़ नौकरी देने की तो बात ही दूर रही। और आज आप 5 साल के बाद आपने क्या काम किया, उस पर मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद कब होगा? जब पेट में अन्न होगा। राष्ट्रवाद कब होगा? जब 2 हाथ को काम होगा। राष्ट्रवाद कब होगा? जब महिला सुरक्षित होगी। राष्ट्रवाद कब होगा? जब इस देश की इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होगा।
आज परिस्थिति ये है कि लोग लाखों करोड़ बैंक को डुबा के भाग गए और हम अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं। कौन से किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? भगेड़ियों की चौकीदारी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, किसी को मैं व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज देश की जो परिस्थिति है, देश जिस कागार पे आके खड़ा हुआ है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिसीजंस मोदी जी ने लिए, इस देश की जनता ने बहुत प्रेम बहुत आदर से उनको प्रधानमंत्री बनाया। हम भी आज स्वीकारते कि हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो पॉलिसी डिसीजंस रहे वो मैं समझता हूं कि वो योग्य नहीं, देश हित में नहीं रहे। और आज आप राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो हो चुका। 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हुए। राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम, इस देश की जनता ने अंग्रेजों के सामने गोली लाठी खा के इस देश को आज़ादी दिलाई। तो आज राष्ट्रवाद की बात आप करने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आज उनका स्टेटमेंट है किसी रैली में कि पाकिस्तान के एटम बम का फुस हो जाएगा अगली बार। अब अगली बार तीसरी बार हमले की बात छोड़, आपके 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हमले हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के समय में हमले नहीं हुए, लेकिन इन हमलों पे राजनीति करना हमें छोड़नी चाहिए। इस हमलों का प्रत्युत्तर देना हमें जानना चाहिए। इस हमलों पे मैं नहीं कहता कि मोदी थे तो हमले ज्यादा हुए, लेकिन जो हमले हुए इस पे राजनीति नहीं छेड़नी चाहिए। इस हमले का हल हमें निकालना चाहिए। तो मेरा दृष्टिकोण से कांग्रेस आज बात करी न्याय की बात करी। मोदी जी ने आज किसानों को 6,000 रुपए देने का वचन दिया। कुछ इलाकों में, चुने इलाकों में 2-2 हजार रुपए दिए, कुछ इलाकों में नहीं मिलती। कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, तो मोदी जी उस पर राजनीति कर रहे हैं। आपका सॉल्यूशन क्या है? कांग्रेस की न्याय की बात है, 72,000 रुपया गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले उन बच्चों को दिया जाएगा। कांग्रेस ने मरेगा नरेगा लाके 100 दिन की गारंटीड जॉब एम्प्लॉयमेंट, उसका भी भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने उसको विरोध किया। आज वही वो दोहरा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने कहा है कि हम 150 दिन गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देंगे, न्याय देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये पैसा सर्कुलेशन में आएगा, इकोनॉमी में एक स्टिमुलस आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो कांग्रेस की जो नीति है, एक देश के सबसे गरीब आदमी को सामने रख के वो नीति बनाना चाहती है। हमने कभी भी देश की राजनीति में राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रेम की बात पे वोट कभी नहीं मांगे। हमने इकोनॉमिक सॉल्यूशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन के ऊपर इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ एक पॉलिसी बना के वोट मांगे। हमने कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करके वोट नहीं मांगे, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मांगती आई। अभी परसों भी गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे। कोई लेन देन नहीं है। आप इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? हम 100 करोड़ हैं, हम 140 करोड़ हैं, पाकिस्तान क्या है? और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने से क्या मेरे गरीब किसान का पेट भरेगा? क्या मेरे नवयुवानों को नौकरी मिलेगी? अगर हाँ है तो चलो हम सब मिलकर पाकिस्तान के सामने एक लड़ाई करें। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सांसद सत्यजीत सिंह गायकवाड़ सवाल उठा रहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर, और जवाब देने वाली हैं जयाबेन ठक्कर, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं। बहुत सारे सवाल इन्होंने एक साथ आप पर दाग दिए हैं। एक साथ मैं उसके जवाब दूंगी जी। कांग्रेस और गरीब शब्द, गरीबी हटाओ का नारा लेकर के सत्यजीत भाई ने कहा 65 साल हमने राज किया कांग्रेस ने, और एक ही नारा चल रहा है तब से आज तक। ना गरीबी हटी, गरीब खुद हट गया, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं। जबकि आज मैं ऐसे कई आपको उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे गांव में भी आप आओ, मैं मिलवा सकती हूँ लोगों को जिनको अपना घर जो टूटा फूटा था वो दुरुस्त करने के लिए 1,30,000 मिल गया है। ऐसे कई किसान जिनके अपने मोबाइल पर मैसेज आ गए, ऐसा मैं उसकी प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। 2,000 मिलना शुरू हो गया। कह रहे हैं कई मिले हैं, कई नहीं। ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की गरीबी हटाओ का सूत्र को लेके आज हिंदुस्तान में 80 करोड़ मिडिल क्लास अगर हुआ है, पैदा हुआ है, तो कांग्रेस की गरीबी हटाओ की झुम्बेश की वजह से ही हुआ है। लेकिन गरीबी की बात बहुत सालों से हो रही है। और गरीब कल्याण मेला जब हमारे
मंत्री आज के यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तभी गरीब कल्याण मेला जो किया, जो बिचौलिए थे झोला लटका करके हम आपको ये योजना दे देंगे आप, और उस वक्त कहना पड़ा राजीव गांधी जी को कि हम 1 रुपया वहां से बेचते हैं और 15 पैसे ही मिलते हैं, जबकि नरेंद्र भाई उस वक्त भी कहते थे, प्रधानमंत्री हुए तब भी ये कहते हैं कि हम 1 रुपया देते हैं तो 1 ही रुपया पहुंचता है। तो ये फर्क है, ये नियत है, नीति है, और उसके साथ चलने का अपना दायित्व संभालते हुए राजकाज करना और राष्ट्र धर्म निभाना। ये प्रश्न है कश्मीर वाला, जो कि हमारे सर पर मढ़ा गया है। माननीय नेहरू जी ने जो उस वक्त जो भी उन्होंने निर्णय लिया, आज एक ही राष्ट्र में आज भी मांगे उठ रही है कि 2 प्रधान, 2 फ्लैग्स और 2 ये चलेगा क्यों भाई? इस प्रकार से जो प्रश्न आज नासूर बन के खड़ा है, और उसी का हमें आज भोगना पड़ रहा है कई हमलों के रूप में। उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, हमारे समय में भी होते ही आ रहे हैं, लेकिन उरी में जो हुआ और उरी में पीओके में जाकर के जो जवाब दिया वो माननीय मोदी जी ने ही दिया है। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ तो उसका भी जवाब मुझे पूछा था हमारी एक टीवी चैनल ने ही आपकी तरह कि एबीपी अस्मिता ने, क्या होगा। मैंने कहा, एक तो मैं कहती हूँ कि नरेंद्र भाई ने जब ऐसा कहा है कि इस बार इस प्रकार का हमला करके पाक ने गलती कर दी है और गलती का उन्हें भुगतान करना पड़ेगा, और मैं आपको कहती हूँ एक भी सिविलियन को कोई दिक्कत ना होते हुए उसका जवाब मिलेगा। और वो एयर स्ट्राइक वो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर ना दे। मैं तो लेकिन और एक मिनट हाँ, नहीं होना चाहिए। उसको तहे दिल से धन्यवाद करते हूँ। हमारे प्रधानमंत्री दीदहन अटल जी ने जब इंदिरा गांधी ने करके दिखाया, उनको दुर्गा का स्वरूप बताया और पूरे उसमें भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की। तो ये भी तो मन होना चाहिए ना। तो राजनीति कौन कर रहा है? ये अपने आप में सोचने समझने वाली और दुखद बात है कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पूरा देश आज और बलिदान हुए हैं हमारे लोग, और उस पर राजनीति और उस पर आपके नेता एक शब्द भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा तो मुझे नहीं अच्छा लगा था, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि पूरे हमारे जो उनके शव आए हुए थे, श्रद्धांजलि चल रही थी, नरेंद्र भाई ने सबकी परिक्रमा करते हुए मस्तक नमाया, और हमारे राहुल गांधी जी मोबाइल पर अपना जो भी काम कर रहे हो गया। तो ये उस वक्त तो एटलीस्ट चाहेंगे हम कि अपने आप को प्रधानमंत्री की दौड़ में जिन्होंने रखा है वो गरिमा का भी ध्यान रखें। दोनों ही नेता भले ही अपने जमाने के एक ठहरे हुए ठहराव वाले नेता है, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो आमने सामने बिल्कुल खड़े दिखेंगे आपको, और ऐसा ही अब मुझे दिखता जा रहा है। चलिए कुछ और कमेंट्स हम ले लेते हैं। तेजस ब्रह्मभट्ट ने लिखा है, वेरी नाइस शो, खूब खूब शुभेच्छा टू वीएनएम टीम, आवाज शो करता रहो। आप दर्शक हैं और आपकी जो डिमांड्स है उसी के तहत हम इस तरीके की चीजें कर पाते हैं। अमीर रावत ने लिखा है, एक बार प्रशांत भाई और रंजन बेन को भी एक साथ बुलाइए, कोशिश जारी है, अगर कामयाब हो सके तो जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। रिकिन शाह, रंजन बेन जवाब नहीं आपी शके, ये रंजन बेन जनावश है। भरत भट्ट उन्होंने कमेंट किया है, हाँ बोलाओ बंदे ने रंजन काकी कई नहीं बोली शके, रंजन बेन को जरूर हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रेश पंचाल उन्होंने लिखा है, इफ यू गेट अ टिकट टू कंटेस्ट इलेक्शंस वंस एज वन ऑफ द 2 MPs अगेन, हाउ मच यू विल गेट फ्रॉम द पब्लिक। फिर से आपने ये सवाल पूछा है, अगर इनको टिकट मिलेगा तब हम उन्हें ये सवाल जरूर पूछेंगे। रिकिन शाह, रंजन बेन ने पूछવું પડે ઉદ્યોગો માટે શું કર્યું, જरूर પૂછીશું જ્યારે આવશે। અમીર રાવત, why nationalism suddenly, are we facing some national crisis or is it just to divert from core issues of unemployment, farmer distress, economic crisis, price rises, etc. टिम्पल शाह ने लिखा है, साची बात है, वेरी ट्रू। राजू भट्ट उन्होंने लिखा है, द लास्ट 2 MPs have not used their grant. बालू भाई submitted 2.5 crore grant back and Ranjan man submitted about 1.7 crore. Do you think that
दिस इज ओके। ये सवाल हम जयाबेन से जरूर पूछ सकते हैं। 2 MP उनकी भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने ग्रांट लौटाई है उस पर। अमीर रावत, उन्होंने आप पर एक सवाल भी उठाया जयाबेन, नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री वॉज सेट अप इन वडोदरा इन योर टेन्योर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। 1 मिनट इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। हाँ जी। एक तो इंडस्ट्री स्टार्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हुई है ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि यहाँ ही हमारे सावली में जो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है वह उस वक्त काम नहीं कर रहा था, तो कलेक्टर से मिलकर के अपने मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से भी मैंने यह बात कही, और इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है तो आप उस पर जरूर काम करो। और आज हमारे यहाँ सावली में रेलवे के डिब्बे बन रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री नहीं तो और क्या है। दूसरी बात, इंडस्ट्री के जो प्रश्न है वो शुरू होने के भी हो सकते हैं, बंद होने के भी हो सकते हैं। इसमें मैंने पेट्रोफिल्स का जो प्रश्न था वो इतनी शिद्दत से उठाया, और मंत्री दोनों, हमारे नाना मंत्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर दोनों के पास जाकर के बैठ जाती थी। जैसे वो उठ करके संसद से निकले मैं तुरंत पहुंच जाती थी, इनका आपको कुछ करना है। ऐसे ही कैलिको का प्रश्न, और आज 2 किस्तों में उनको ऑलरेडी पैसा मिल भी गया, और IPCL का जो एम्प्लॉयज यूनियन का दोनों के बीच में जो भाई ने पहले कही बात के हमने इसको कहा कि इसका कुछ करना चाहिए, अनशन पर बैठ गए, तो क्या होता है उस पर एक शटडाउन वाला मामला आ जाता है। तो उस वक्त मैंने कहा कि ऐसे नहीं, आप अपनी बात पहले मुख्य लोग जो हैं उनके पास रखो, वो प्रयत्न करे और ना हो तब। और मैं आपको कहूँगी एक ही रात में 90 दिन वो लोग बैठे, मैं एक रात गई और पूरे चीज में बैठ करके मैंने कहा 100वां दिन मेरा, मैं बैठती हूँ, और तुरंत हमारे संलग्न अधिकारियों से मैंने बात कही आज आपको बात करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं केंद्र से मिनिस्टर्स को बुला करके, क्योंकि दिस इज नॉट द वे। तो ये सारी चीजें होती हैं, और हमने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर किया है। चलिए अब हम जवाब छोटे छोटे रखेंगे क्योंकि सवाल बहुत है और वक्त ज्यादा हो रहा है। एक ग्रांट वापस लौटाने का 2 भारतीय जनता पार्टी के MPs पे कहीं ना कहीं एलोकेशन है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ये बड़ौदा का दुर्भाग्य है कि इन MPओं ने इस ग्रांट क्यों, जनरली तो क्या होता है कि हमको 1 करोड़ की मिलती थी तो हम 3 करोड़ के काम देते जी, तो इनको तो 5 करोड़ की ग्रांट मिली, तो इन्होंने तो 7-8 करोड़ के काम देने पड़ते, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते कि जो तंत्र एग्री नहीं करता, तो हमें कुछ सप्लीमेंट्री एडिशनल काम देने पड़ते। ये दुर्भाग्य उन मतदाताओं का कि ये ग्रांट वापस जानी पड़ी, वरना ये MP ने ये ग्रांट यूज की होती तो 1 करोड़ 70 लाख कम नहीं है, खैर ज्यादा भी नहीं है, लेकिन जो लैप्स हुआ है वो बड़ौदा के मतदारों का दुर्भाग्य है। चलिए एक और सवाल मैं आप पर उठाती हूँ। आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट रखी थी और उस पर विवाद हो गया था कि कांग्रेस पार्टी, बड़ी बड़ी बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठा दिया था कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी नहीं हरा रही है, कांग्रेस पार्टी खुद ही हरा रही है। क्या कहना चाहते थे आप इस पोस्ट के जरिए? मैं इस पोस्ट के जरिए इसलिए मैंने पोस्ट की थी क्योंकि मैं जयाबेन के सामने एक चुनाव 6386 वोट से आ रहा था, और उस वक्त सारे सर्वे ये कह रहे थे कि मैं जीत रहा हूँ, और उस वक्त मुझे मालूम है कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ऐसा काम किया था जिसकी वजह से कांग्रेस हारी थी। मैं नहीं हारा था, कांग्रेस हारी थी। उस वक्त उन नेताओं को कुछ नेताओं को प्रमोशंस मिले, तो उसको लेकर प्रशांत पटेल जो एक उम्मीदवार है उसको मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी का GS का चुनाव लड़वाया था, वो बच्चा मेरा है, और उसके साथ ऐसा न हो इसलिए मैंने ये नोट डाली। आपको लगता है इस बार भी ऐसा कुछ हो रहा है? न हो, ऐसा हो नहीं रहा। इस बार सारी कांग्रेस लगी है काम जी, वो सारे लोग तहे दिल से प्रशांत को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा शहर में, 100% फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी के वोट परसेंटेज में जरूर इजाफा होगा। वोट परसेंटेज में किस सीट आपको मिलेगी? नहीं, सीट मिलने के कागार पे है। मैं आज आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी रंजन भट्ट बहन के बारे में जो दिख रहे हैं कि देखो ये कैंडिडेचर जो होता है वो 5 साल में कोई भी कैंडिडेट हर मतदार को सेटिस्फाई नहीं कर सकता,
तो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हर कैंडिडेट की, कल प्रशांत पटेल जीत के सांसद बनेगा तो अगले चुनाव में उसके खिलाफ भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होगी, बिकॉज ही कैन नॉट मेक एवरीवन पीपल हैप्पी ऑल द टाइम। तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट का फायदा प्रशांत पटेल को मिल सकता है। प्रशांत पटेल एक नौजवान है, प्रशांत पटेल के पे कोई दाग नहीं है, और प्रशांत पटेल यूनिवर्सिटी के राजनीति से उभरा हुआ एक एनएसयूआई का नेता है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी फौज है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो इस बार बड़ौदा की जो लड़ाई होगी वो पिछली बार जैसी नहीं होगी, काफी क्लोज होगा। प्रशांत जीत भी सकता है, प्रशांत हार भी सकता है, रंजन बेन जीत सकती है, हार सकती है, लेकिन लड़ाई बहुत क्लोज होगी। 20-25-30 हजार के अंतर में लड़ाई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जो मेरे राजनीति की इतना जीवन है उसमें मैं कह सकता हूँ अच्छी फाइट होगी। अच्छी फाइट होगी। आपको लगता है कांग्रेस इतनी नजदीक आ सकेगी भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, ये ऐसी बात है कि अभी कोई किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये बंद लिफाफे में लिखा हुआ खत है ना। जब खुलता है तब ध्यान में आता है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं और अपेक्षाओं पर खरा उतरना, सबसे पहले जब उन्होंने एक बात उठाई स्वच्छता की, तब लोगों को भी ऐसा हुआ कि क्या भाई प्रधानमंत्री ये क्या बात करते हैं। लेकिन यही बात आज हर घर में, हर स्कूल में बच्चे भी तुरंत अब कहते हैं कि नहीं। और रोड्स आप देखिए, एक्सप्रेस वे पर जाओगे एक चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये सिविक सेंस वाला जो भाव है, और यहाँ के ही लोग फॉरेन में जाते हुए तो नीति नियम से लदे हुए एकदम व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज का ध्यान रखना। और शौचालय वाली बात है, तब भी सबको लोग क्या ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा पहले से चला आता था रूढ़िगत प्रणाली का है, उसमें सही में बहनों को इस पर अपने आप के इस कुदरती इसको रोकना, तो अनेक रोगों का मुकाबला फिर उनको करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में उनने ला करके ये काम किया है। तो ये सब दूर बनाओ, मतलब इतना अच्छा काम हो रहा है। और पॉलिसी डिसीजन एक अच्छे पॉलिसी मेकर के नाते वो कर रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कि आज 5 लाख रुपए का बीमा तो अनेक लोगों को इसके दायरे में आ गए, और उसके दायरे में आने के बाद ट्रीटमेंट भी मिल गई। यहाँ वो थे तो 108 शुरू की, तो मेरे ही ड्राइवर के भाई की पत्नी, तो घर में कोई नहीं था, बहनें थी, और एकदम समय से पहले उसको शुरुआत हो गई पेन की। तो एकदम उन्होंने कहा कि भैया, तो बाजू वाला जो व्यक्ति था उसने 108 कॉल कर लिया, और दोनों देरानी जेठानी चली गई। बाद में जाकर के फोन किया कि हम 108 में गए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद है जयाबेन ठक्कर, जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाने से थक नहीं रही है, लेकिन पार्टी की सक्रिय राजनीति से आप दूर कैसे हैं जब इतनी सफल सांसद रही? मैं दूर नहीं हूँ, आज भी सक्रिय राजनीति में नहीं दिख रही हैं। नहीं दिखना, ये मेरा अपना डिसीजन है। मैंने कहा ना कि 2.5 साल बाकी थे, तब मैंने माननीय नरेंद्र भाई उस वक्त सीएम थे, तो उनको मैंने कहा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको मैं जरूर कहूंगी कि आप अगले चौथे टर्म में करना नहीं चाहती। बोले अभी 2.5 साल है जयाबेन। मैंने कहा मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको पहले से कहती हूँ कि अब मुझे अपनी बहू को वो समय देना है जो उसने मुझे दिया। उस वक्त मेरे सास ससुर भी, दे वर रनिंग 95 और 94, सासू माँ थी 94। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये दायित्व मेरा है, मेरी बहू वहन कर रही है, तो अब मुझे जाकर के उसको अपने कंधे पर उठा लेना चाहिए। 14 साल मैंने संगठन में काम किया, 86 से 7 से मैंने काम में हूँ, और आज भी काम में हूँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, पर अपने मन से। दूसरा, एक कलाकार भी हूँ, तो मन भी ऐसा होता है कि जरा कलाकार वाला हम जरूर उसी से खत्म करेंगे थोड़ा सा, लेकिन इनसे पहले एक मैं सवाल पूछ लूं। ये तो ये कि अपने मन से अपना जीवन स्वैच्छिक करना, स्वैच्छिक मैंने अपने सिरे से मांगा हुआ ये है। जयाबेन कह रही है को स्वैच्छिक रूप से अब राजनीति से थोड़ी सी दूर रहना चाहती है, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं, जो
पार्टी को बहुत कुछ देते हैं, आने वाले सालों में कहीं ना कहीं हाशिए पे हो जाते हैं। सत्यजीत सिंह जी, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली क्या होता है, हर नेता की एक प्रायोरिटी होती है, हर पॉलिटिकल लाइफ की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब जैसे मैं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं सेक्रेटरी रहा, फिर सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट चार्ज रहा। मैंने जिंदगी के 15 साल राष्ट्रीय नेतृत्व करते हुए निकाला। कहीं पर न कहीं एक सैचुरेशन। अभी कांग्रेस पार्टी को आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद लेनी चाहिए थी शहर के लेवल पे, अगर मैं बात करूं तो क्यों आपको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? वो तो पार्टी के आला कमान ही बता सकते हैं। लेकिन 15 साल काम करने के बाद, कांस्टेंट दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पे काम करने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आया था जब मैंने खुद पद लेने से मना किया था। आई नीडेड अ ब्रेक, मेरे को 3-4 साल का ब्रेक चाहिए। एक सैचुरेशन आता है, सुबह उठ के शाम उठ के वही हम सक्रिय राजनीति से आप भी दूर है फिलहाल? नहीं, मैं सक्रिय राजनीति से दूर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी प्रायोरिटाइज थोड़ी सी चेंज हुई है। उसमें मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफी ध्यान दे रहा हूँ, मैं ट्रीज प्लांटेशन ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं हर साल काफ़ी अपना कमाया हुआ 10% पैसा उसमें खर्चा कर रहा हूँ। मैं वाघोडिया के क्षेत्र में और महाराष्ट्र के मेरे जो ओरिजिन है हमारा मालेगांव, वहाँ पर भी मैं काफ़ी जो गरीब किसान है, मैं आज उस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार अपना समय देना चाहेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं तो दे ही रहा हूँ। मैं प्रशांत के हर चुनावी सभाओं में जाता हूँ, प्रशांत के साथ हर जगह तो नहीं घूम रहा, लेकिन जहाँ जहाँ भी मेरी उपलब्धि उनको जरूरत होती है वो बुलाते मैं जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी के भी हर कार्यक्रम में जाता हूँ। जैसे बड़ौदा का चुनाव खत्म होगा, मेरी ड्यूटी लगी है मध्य प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में मैं भी जा रहा हूँ चुनाव प्रचार करने के लिए। हाँ, लेकिन यह है कि प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि तुम जिंदगी में और भी उसके साथ साथ करना चाहते। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी फीडबैक्स भी लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। आप सभी का भी धन्यवाद और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीएनएम के स्टूडियो आए और ऐसा लगा कि पुराने इरा को हमने आज ताजा कर दिया। जया बहन गाना बहुत अच्छा गाती हैं, अगर आप चाहें तो जया बहन थोड़ा सा गुनगुना सकती हैं आपके लिए। जया बहन हो जाए थोड़ा सा। इस अच्छे मोड़ पर हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। मैं आपको और पानी दे दूं? हमारी लोकसभा टीवी ने मेरे डीवीडी बनाई है भाई, 16 गानों की। हाँ, क्या बात है। वडोदरा शहर कलाकारों का शहर है और अगर वो पूर्व सांसद है तब भी हाँ हमारे पास भी है, बिल्कुल है। और आज हम उन्हें लाइव थोड़ा सा सुन लेंगे, कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। कौन सा? मैं लता जी के गाने गाती हूं। आप लता जी का कोई गाना सुना दीजिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है, क्या खूब, क्या सुर और क्या ताल। चलिए, दो सांसदों को हमने एक मंच पर बिठाकर जानने की ये कोशिश की है कि सांसद आखिरकार होता क्या है, कैसा होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार 23 अप्रैल अब बहुत नजदीक है और अब वक्त आ गया है डिसीजन लेने का। सांसद कैसा चुनकर लाना है आप पर डिपेंड है। सबसे पहली और सबसे आखिरी यही चीज, वोट जरूर करें 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल तक चक्कर सत्ता का भी जरूर जारी रहेगा। अलग अलग ऐसी ही चीजें आप तक पहुंचाने की वीएनएम कोशिश करेगा। वीएनएम देखना बहुत आसान है, वीएनएम का फेसबुक पेज है, लाइक कर दीजिए ताकि जब भी हम लाइव आए आपको फौरन नोटिफिकेशन आए और आप हमारे साथ आपके फीडबैक के साथ जुड़ सके। साथ ही साथ वीएनएम का यूट्यूब चैनल भी है, जहां भी सब्सक्राइब कर आप सारे ही न्यूज से अपडेट रह सकते हैं। वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।